पिछले वीडियो में चर्चा किया था मैं कि राजनीतिक दल, उनके कार्य, उनके तमाम चीज़ें, उसमें एक शब्द आया था राजनीतिक दलों के दोष। राजनीतिक दलों के दोष को कैसे दूर किया जाए। तो राजनीतिक दलों के दोषों को दूर करने के उपाय कैसे राजनीतिक दलों के दोषों को दूर किया जाए, क्योंकि राजनीतिक दल तो लोकतंत्र में बहुत अनिवार्य हैं, उनको तो रहना ही रहना है। तो कैसे उनके एक व्यवस्था है दलविहीन पद्धति। ये दलविहीन पद्धति भारतवर्ष में इसी को हम कह सकते हैं दलविहीन लोकतंत्र। भारत में जयप्रकाश नारायण जी लेके आए। उनका मानना था कि दलविहीन लोकतंत्र होना चाहिए, जिन्हें हम जेपी कहते हैं। हमारे इस भारतवर्ष की महान विभूति। कहने में, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि दलविहीन लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन वास्तव में दलविहीन लोकतंत्र हो नहीं सकता है। लोकतंत्र में बिना दलों के काम चलेगा ही नहीं। सिर्फ आदर्श के रूप में, कहने के रूप में व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन व्यवहारिक धरातल इसका नहीं है। इस नाते दलविहीन लोकतंत्र की व्यवस्था सुनने देखने में भले अच्छी हो, व्यवहारिक रूप से अच्छी नहीं है। अब दूसरा तरीका है कि कुछ उपाय किए जाए जिससे राजनीतिक दलों की जो समस्याएं हैं, जो दोष हैं, वो दूर हैं। पहला कि दलों का निर्माण, दलों के कार्यक्रम, दलों की व्यवस्था इस आधार पे हो कि राजनीतिक या आर्थिक स्वरूप पे हो। जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे न तो उनका निर्माण हो, न उनका कार्यक्रम हो। राजनीतिक आधार हो, आर्थिक आधार हो, ऐसे आधारों पे दलों का निर्माण, उनका कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। पहली चीज। दूसरा कि राजनीतिक दलों को अपने स्वार्थ, छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ के राष्ट्रीय हितों की बात करनी चाहिए। वर्गीय हित, स्वार्थ हित, समूह हित, क्षेत्र हित, छोटी छोटी बातें छोड़ देनी चाहिए और उन्हें पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखे, पूरे देश को ध्यान में रखे, पूरे संपूर्ण समाज को ध्यान में रखे अपने दलों के कार्यक्रम, अपने दलों की नीतियां क्रियान्वयन करना चाहिए। तीसरा कि लोगों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत मजबूती से हो। अशिक्षित जनता, कम पढ़ी लिखी जनता न तो राजनीतिक दलों को समझ पाएगी, न उनका सही चयन कर पाएगी, न सही उनके कार्यक्रमों को समझ पाएगी, न उनके कार्य रूप को समझ पाएगी, न अच्छे दलों को ला पाएगी, न खराब दलों को हटा पाएगी। ये सब के लिए जरूरी है कि जनता में राजनीतिक चेतना हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, आर्थिक असमानता न हो, उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ जो दल सत्ता में आते हैं, बहुमत के दल, जिनका बहुमत है, उनको चाहिए कि वो अपने विरोधी दल की बातों को भी सुने, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ उचित व्यवहार करें। विरोधी दल को चाहिए कि सत्ता पक्ष के साथ अच्छा सम्मान, अच्छा व्यवहार करे, सिर्फ विरोध के लिए विरोध न करे, उचित विरोध करे। बहुत सारा हम देखते हैं लोकतंत्र में विरोध के लिए विरोध। एक बार एक पार्टी का नया विधायक होके गया और बिल्कुल, और उसने सत्ता पक्ष के अच्छे कामों की तारीफ कर दी। उनका नेता शाम को बुलाया हाईकमान और कहा, क्यों तुमने तारीफ किया? कहा, साहब काम बड़ा अच्छा था, हमने तारीफ कर दिया। हमारा 2 थप्पड़ का बेहुदा कहेंगे। हम विरोध में आए हैं विरोध करने के लिए कि अच्छे काम की तारीफ करने के लिए? अगर वो 2 दूना 4 कहते हैं, तुम 5 कहो चाहे 3 कहो, तो विरोध के लिए विरोध ना हो, अच्छे तरीके से विरोध हो, जो सही हो, उचित हो विरोध हो। स्वार्थों से ऊपर उठें, आपसी विचारों का आदान प्रदान हो दलों में, जिससे जो संघर्ष है, समस्याएं हैं, ये दूर हों। क्योंकि बातचीत करने से, डायलॉग करने से बहुत सारे भ्रम दूर होते हैं। राजनीतिक दलों को चाहिए कि जनता के बीच भ्रामक प्रचार न करें,
गलत प्रचार ना करें, छोटे छोटे स्वार्थों को ना अपने न लाएं। और यदि राजनीतिक दल ऐसा करते ही हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए राजनीतिक दल ऐसा करते ही हैं, तो एक उनके व्यवहार का एक सामान्य संहिता बनानी चाहिए, जानी जाए, कोड ऑफ कंडक्ट, कि भाई सबको उसका पालन करना ही करना है। सब लोग, एक बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि शब्द की मर्यादा मंच की गरिमा। तो ये शब्द की मर्यादा और मंच की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और अगर ऐसा कोई राजनीतिक दल करता ही हो जो राष्ट्रहित के विरोध के लिए काम करता हो, बड़े जनमानस में जनता के विरोध के लिए काम करता हो, या गलत चीजों को प्रोत्साहन देता हो, तो सरकार को चाहिए कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए, जनता के बीच उन चीजों को ले जाए। न्यायपालिका भी उसके लिए आगे आ सकती है, जनमत को उसके आगे आना चाहिए। तो ये सब चीजों को अपना करके हम राजनीतिक दलों के दोष को दूर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि राजनीतिक दल के जो दोष हैं उनको चलिए ठीक है, दूर कर लिया जाना चाहिए। दल का रूप क्या हो? एक दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, तीन तरह से दलों का स्वरूप हमारे सामने आता है। तो एक दलीय व्यवस्था प्रायः उन देशों में होता है जहां साम्यवादी सरकारें होती हैं, तानाशाही सरकारें होती हैं, सर्वाधिकारवादी सरकारें होती हैं, जो दूसरे दलों को पनपने ही नहीं देना चाहते हैं, और दूसरे दल अगर आ गए या तो दिखाने के लिए रखेंगे। जैसे चीन में एक आध दल, दो दल रजिस्टर्ड करवा दिए, भाई ठीक है, दुनिया को दिखाना है। नहीं तो वो फिर दूसरे दलों को तो तहस नहस कर देते हैं। वो सिर्फ एक दल चाहते हैं, जैसे हिटलर ने किया जर्मनी में, नाजी दल, मुसोलिनी ने किया फांसी दल। तो उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि बाकी दलों को हम, वहां सही तो लोकतंत्र होता ही नहीं है। सिर्फ अपवाद में हम देख लें मुस्तफा कमाल पाशा के टर्की में, तो अगर वहां एक अपवाद उनकी सरकार को छोड़ दें, तो हर एक दलीय शासन प्रणाली का एक आधार होता है कि अन्य दलों को तहस नहस करना, सिर्फ अपने दल को बनाए रखना, क्योंकि एक दल, दूसरा दल उनका विरोध न करने पाए, उसको उभरने ही नहीं देना। बल्कि ये कहिए हिटलर और मुसोलिनी की तरह जरा सा भी कोई दल उनके विरोध में आया या उभरा तो उन्हें मरवा कटवा देना। यही काम माओ ने किया। तो चीन जैसे देशों में भी आप देखेंगे कि एक दलीय व्यवस्था, अगर दो एक दल और भी हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया को कि भाई हमारे पास भी दल हैं। तो एक दलीय व्यवस्था का आधार ठीक नहीं है, और ये वास्तव में लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था होती ही नहीं है। द्विदलीय व्यवस्था आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता हो गई है। जहां भी लोकतंत्र अपने अच्छे फॉर्म में आ गया है, लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो गई हैं, वहां द्विदलीय प्रणाली हो गया है। ऐसा नहीं कि वहां दो दल ही होता है, नहीं, वहां और भी दल हैं, लेकिन उनका कोई खास वजूद नहीं है। जैसे अमेरिका में आप देखें डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन है। ब्रिटेन में आप देखें तो कंजर्वेटिव पार्टी है, लिबर पार्टी है। तो ऐसा नहीं कि और दल नहीं है, और दल भी हैं, ये मत गलतफहमी में लाइएगा कि और दल नहीं है, और दल भी हैं, लेकिन उनका कोई खास वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, सिर्फ नाम के लिए हैं, क्योंकि जनता ही उन्हें समर्थन नहीं करती है। ऐसा नहीं कि राजनीतिक दलों को उभरने नहीं दिया जाता, नहीं, जनता ही समर्थन नहीं कर रही। अभी ब्रिटेन में तीसरे दल की व्यवस्था आई थी, तो लेकिन ये बहुत दिन तक चलने वाली स्थिति नहीं होती है। द्विदलीय प्रणाली जिन देशों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि वहां द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय प्रणाली की सबसे बड़ी जो अच्छाई है कि वो कि ये द्विदलीय व्यवस्था ऐसी क्यों हो रही है, तो द्विदलीय प्रणाली का जो सबसे बड़ा लाभ है कि वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना, लाभ, गुण, जो भी आप कहें, वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना, वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना। द्विदलीय प्रणाली में एक दल को जनता सत्ता में देती है, एक दल को विरोध में करती है। अच्छी बात है, एक सत्ता में आया, एक विरोध में आया। जिसको सत्ता में जनता ने अवसर दिया वो सत्ता काम करेगा, जिसको विरोध का अवसर दिया वो विरोधी दल का काम करेगा। यानी एक सत्ता में होगा, एक विरोधी में होगा। जनता के सही भावनाओं का दर्पण होगा। चुनाव हुआ, एक दल सत्ता में आया, एक विरोध में आया। जो सत्ता में आया सत्ता काम करे, जो विरोध में आया। वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना द्विदलीय प्रणाली में होती है। सरकार गठन सरल, सरकार का गठन बड़ा सरल होता है। जो दल जनता
जिन्हें बहुमत देती है वो सरकार गठन कर लेते हैं। व्यवस्थापिका की मैं बात करूं, खासकर संसदीय शासन में जिस दल का प्रथम सदन में बहुमत होगा वो कार्यपालिका उसकी होगी, सरकार उसकी होगी। तो सरकार का गठन आसान, स्थिरता। संसदीय शासन की हम बात करें तो बहुमत है, बहुमत के बल पे सरकार स्थिर है, तो स्थिर होती है। बहुत बड़ी बात है कि ये रोज रोज का सरकारें बदलना, आना जाना ये सब नहीं होता है। अस्थायी नीति, तो स्थिरता होगी। एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सरकार में स्थिरता होगी, सरकार का गठन आसान होगा, स्थिरता होगी, निरंतरता होगी। निरंतरता होगी, सरकार निरंतर अपने काम करेगी, तो जनता ने उसको अपना बहुमत दिया है, बार बार कि उसमें परिवर्तन नहीं होगा, बार बार जोड़ तोड़ नहीं होगा। तो इस तरह के जोड़ तोड़ से वो दूर होता है। मजबूत विरोधी दल, मजबूत विरोधी दल, मजबूत विरोधी दल, विरोधी दल भी मजबूत होता है। जनता जिन्हें सत्ता में नहीं देती है वो विरोध में रहते हैं, मजबूत रहते हैं, स्पष्ट होते हैं कि हमारे विरोधी दल हैं और उनका काम जो विरोधी दल का होता है वो करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कि एकता और उत्तरदायित्व होता है, एकता तथा उत्तरदायित्व। जिसको जनता सत्ता में लाती है उस दल में एकता की भावना होती है। शासन जो बनाएगा, यहां हम लिख दो शासन में एकता, शासन में एकता। वो दल शासन में एक होके, क्योंकि सत्ता उनको मिली है व्यवस्थापिका में, संसदीय शासन की बात कर रहा हूं मैं, उनका बहुमत है, तो शासन में एक रूपता होती है। यदि अध्यक्षात्मक शासन है, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रपति को अगर उनके दल का भी बहुमत है संसद में, तो जैसा वो चाहेंगे कानून बन जाएगा, तो वहां भी कोई विरोध व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में नहीं है। उत्तरदायित्व, यदि मान लीजिए संसदीय शासन में कोई दल बहुमत में आ गया, दो दल में एक दल को बहुमत में आना ही है, और जो बहुमत में आएगा ये नहीं बच पाएगा कि हम क्या करें, हम काम नहीं कर पाए, हमको कोई बहाना नहीं कर पाएंगे। मजबूत या अच्छे नीतियों का निर्माण, अच्छे नीतियों का निर्माण, मजबूती से सरकार जो नीति चाहे जनहित में ला सकती है। दूरगामी बड़ी नीतियां, अच्छी नीतियां मजबूती से वैदेशिक संबंधों की अच्छे से स्थापना कर सकती है, क्योंकि बहुमत उनका होता है। तो दीर्घकालिक नीति, मजबूत नीति, अच्छी नीति, ये सब आसानी से इस संसदीय शासन में किया जा सकता है। संवैधानिक गतिरोध नहीं, संवैधानिक गतिरोध नहीं। ये बार बार सरकारों का हटना, दल बदल होना, सिलमुल सरकारें होना, कमजोर होना, ये सब सारी चीजें द्विदलीय प्रणाली में खत्म हो जाती हैं। क्योंकि ये विरोधी दल भी जान जाते हैं चुनाव के बाद कि हमको विरोध में रहना है, सत्ता पक्ष जान जाती है कि हमको सत्ता में रहना है। तो ये रोज रोज का खरीद फरोख्त, दलों को इधर से उधर रिझाना, मनाना, ये सब काम पटाना खत्म हो जाता है। तो आपसे जो प्रतिरोध जो विरोध हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, ये खत्म हो जाते हैं। कोई विरोध नहीं, भैया जो सत्ता में आया है सत्ता का काम करिए, जो विरोध में है वो अपना विरोधी दल के रूप में अपने आप को स्वीकार कर लेता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता। अब इसके बहुत बड़े दोष या आलोचना जो भी कहा जाए, रैंजे म्योर ब्रिटिश लेखक हैं, इनका एक पुस्तक आई थी, हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, हाउ ब्रिटेन इज गवर्न। इनका मानना है कि द्विदलीय प्रणाली में बहुत सारे दोष होते हैं। हाउ ब्रिटेन, HOWBRITAIN, ब्रिटेन, IS इज गवर्न, GOVERNED, हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, इनकी पुस्तक आई थी। इसमें इन्होंने द्विदलीय प्रणाली की बहुत सारी आलोचना किया। तो वास्तव में ये जो आलोचना को अगर हम देखें तो पहली आलोचना है कि राष्ट्र का दो खेमों में बंट जाना, दो खेमों में बंट जाना। पूरा देश, राष्ट्र सबसे अच्छा है राज्य का, राज्य का दो खेमों में बंट जाना।
राष्ट्र अब उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं राष्ट्र राज्य सब पढ़ाया हूं, आप देख लीजिएगा वीडियो में। तो राज्य पूरा दो खेमे में बढ़ जाता है। एक दो दल पूरे देश को दो खेमे में बांट लेते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा देश दो खेमों में बढ़ जाए, यानी एक तरह से हम देखें तो पूरे देश का ये अपने विचारों के आधार पे, पार्टियों के आधार पे ये राष्ट्र का दो स्तर पे विभाजन कर देते हैं। मतदान की सीमित स्वतंत्रता, मतदान की सीमित स्वतंत्रता। मान लीजिए जनता का कोई एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो दोनों को पसंद नहीं कर रहा है, दोनों को, न मिस्टर ए को न बी को, दो दल हैं। अब वो जनता का समूह कहां जाए? या तो वो उदासीन हो जाए राजनीतिक रूप से, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, या दोनों में से किसी एक को हार मान के स्वीकार कर ले दल को, उसको दोनों दल के कार्यक्रम अच्छा नहीं लग रहे हैं। तो यहां एक समस्या है कि उसके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये ठीक नहीं है। विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि राजनीति में कुछ वर्ग, कुछ दल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे वर्ग होते हैं, कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जो दोनों दलों को पसंद नहीं करते हैं। या कोई नेता किसी दल से नाराज हो गया तो द्विदलीय प्रणाली में वो करेगा तो क्या करेगा? उसका पॉलिटिकल डेथ हुआ, एक दल से निकलेगा, दूसरे में जाएगा नहीं, दूसरा लेगा ही नहीं। या कोई छोटा मोटा समूह है तो वो भी, उसका भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, वो दोनों दलों से नाराज है, तो तीसरा दल की स्थापना की बात सोची ही नहीं जा सकती। इस नाते वो बहुत सारे ऐसे विभिन्न वर्ग हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। चौथा कार्यपालिका की निरंकुशता। कार्यपालिका निरंकुश हो सकती है, निरंकुश हो सकती है। एक बहुत बड़ा दोष है। बहुमत के बल पे कार्यपालिका, खास संसदीय शासन में कहने के लिए व्यवस्थापिका कार्यपालिका पे नियंत्रण करती है, लेकिन वास्तव में कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका पे नियंत्रण कर लेती है बहुमत के बल पे। दलीय अनुशासन, कठोर अनुशासन, इन सब के आधार पे कार्यपालिका जब चाहती है मनमानापन करती है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंदू स्वराज में, जो 1908 में आई थी, कहा था कि ब्रिटेन में कार्यपालिका ही संसद को नियंत्रण में रखती है। तो कार्यपालिका निरंकुशता, खास प्रथम सदन को निरंकुशता करती है, एक बहुत बड़ी इनकी आलोचना है। दूसरी आलोचना है कि व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी। कहते हैं कि कार्यपालिका इतना हावी हो जाती है व्यवस्थापिका पर कि व्यवस्थापिका केवल एक रिकॉर्डिंग मशीन रह जाती है, केवल एक दिखावे के लिए रह जाती है। व्यवस्थापिका की बहुत सारी चीजें कमजोर पड़ जाती है, ऐसा माना जाता है कि व्यवस्थापिका बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। उसके वो एक रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन रह के, एकमात्र लेखा करने वाली मशीन रह करके हो जाती है। बहुमत की तानाशाही, जिसका बहुमत होता है वो तानाशाही करता है अपने दलीय आधार पे, दलीय निरंकुशता के आधार पे, दलीय आधार पे। जिस पार्टी का बहुमत होता है वो तानाशाही करता है। अगला एक समस्या है कि अनावश्यक विरोध, जो विरोधी होते हैं वो यह मान लेते हैं कि हमको सिर्फ विरोध करने के लिए ही आए हैं, तो बिना उचित कारण के भी विरोध करते रहते हैं और विरोध की रणनीति अपना लेते हैं। तो द्विदलीय प्रणाली में ये बहुत सारी अच्छाई और बुराई हैं। अब एक सवाल उठता है कि तीसरी व्यवस्था क्या है? तो तीसरी, एक दलीय व्यवस्था आपने देखा, द्विदलीय व्यवस्था आपने देखा, अब तीसरी व्यवस्था है कि बहुदलीय प्रणाली। जैसे कि भारत में है, जैसा कि फ्रांस में है, तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था में बहुत सारे दलों को अस्तित्व रहता है, बहुत सारे दलों का महत्व होता है, बहुत सारे दल राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होते हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था की जो सबसे बड़ा गुण है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, सभी वर्ग जितने हैं उनका प्रतिनिधित्व होता है। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, सभी का, जैसे भारतवर्ष में सभी वर्गों को
व्यवस्थापिका में काम करने का, अपनी क्षमता दिखाने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रतिनिधित्व होता है। कोई नेता एक दल से असंतुष्ट हुआ, नई पार्टी बना लिया, तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि सभी की भावनाओं का व्यक्त किया जाए। राष्ट्र का विभाजन नहीं, देश दो खेमे में बढ़ जाए जैसा द्विदलीय में होता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि अपने अपने आधार पे लोग अपने अपने दलों के साथ जुड़ जाते हैं, अपने अपने दल बना लेते हैं। तो ऐसा राष्ट्र का जैसा कि द्विदलीय में होता है, दो तरह से विभाजन हो जाए, ऐसा नहीं। सरकार की निरंकुशता नहीं, जो भी दल सत्ता में होती है वो मनमानापन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना उनका बहुमत नहीं होगा कि वो मनमानापन करें। बहुदलीय प्रणाली में प्रायः इतना प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना बहुत कम होती है, इस नाते वो निरंकुशता नहीं कर पाते हैं। मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता और मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता, मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता। मतदाता स्वतंत्र होते हैं कि वो जिस समूह को चाहें, जिस राजनीतिक दल को चाहें अपना वोट दें, कोई समस्या नहीं। जिसको भी वो चाहें, अलग अलग बहुत सारी पार्टियां होती हैं, जिसको चाहें वोट दें। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका में, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। सरकार में भी बहुत सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। कार्यपालिका में भी बहुत सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने का अवसर, व्यक्तित्व बनाए रखने का अवसर। मान लीजिए कोई दल से कोई नाराज हुआ तो दूसरा दल बना लेगा, तीसरे दल में चला जाएगा, चौथे से नाराज हुआ पांचवें में चला जाएगा। तो वो अपनी इच्छाओं को उसके ऊपर लादने की जरूरत नहीं होगी, या तो वो दूसरे दल में चला जाएगा, तीसरे दल में चला जाएगा, नया दल बना लेगा। तो व्यक्तित्व को बनाए रखने का पूरा अवसर होता है। मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता होती है कि वो जिस पार्टी को समर्थन करें। ये सब बहुत सारे इनका गुण है। अब हम थोड़ा दोष की बात करें तो सबसे बड़ा दोष है कमजोर सरकार। इस बहुदलीय प्रणाली में कार्यपालिका प्रायः कमजोर होती है, बार बार सरकारें बदलती हैं और स्थिर सरकारें होती हैं। हम देखें तो भारतवर्ष में एक लंबे समय तक वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार, देवेगौड़ा की सरकार, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार, चंद्रशेखर जी की सरकार, उसके पहले जनता पार्टी की सरकार, नेपाल में भी हम देखें तो बार बार सरकारें बदलना। तो ये कमजोर सरकार, बहुदलीय प्रणाली में कमजोर सरकारें होती हैं। दूसरा, अच्छी नीतियों का निर्माण नहीं। प्रायः बहुदलीय प्रणाली में दल के जो प्रमुख होते हैं वो दलों को लेकर चलने में, मनाने में ही इतनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, अच्छी नीतियों का निर्माण नहीं कर पाते हैं, भविष्य के लिए कोई बहुत अच्छा योजना नहीं बना पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऊर्जा दलों को चलाने में, सरकार बनाने में, लेके चलने में ही लगा देते हैं। वाजपेयी जैसा बहुत महान व्यक्तित्व के नेता को भी एक बहुत बड़ी समस्या रही कि कभी समता को, कभी ममता को, सबको मनाना, सबको लेके चलना। तो बहुदलीय प्रणाली में बहुमत अगर नहीं, अक्सर बहुमत मिलने की संभावना कम होती है। तो संजोग ये है कि कभी कभी बहुमत मिल जाता है, लेकिन अक्सर बहुमत नहीं मिल पाता है। जब तो जो सरकार सत्ता में आती है वो अच्छी नीतियों का निर्माण नहीं कर पाती है। तो अच्छी नीतियों का निर्माण नहीं कर पाएगी, ये बहुत बड़ी शासन में अस्थिरता, शासन में अस्थिरता। शासन हमेशा बदलेगा, इससे हमेशा एक माहौल बना रहेगा, कब सरकार बदल जाएगी अच्छी। तो एक शासन में हमेशा अस्थिरता रहेगा। शासन में अस्थिरता होने से एक हमेशा भय का माहौल होगा कि कब सरकार चली जाए, कब सरकार बदल जाए। दूरगामी योजनाओं का अभाव। जो दूरगामी योजनाएं हैं, जो अच्छे योजनाएं हैं जो सरकार करती है वो नहीं कर पाती है। सरकार अपने दैनिक योजनाएं, अपने काम चलाऊ योजनाएं, दिनचर्या की योजनाओं में अपनी सारी ऊर्जा लगा देती है। तो दूरगामी योजनाओं की पूर्ति नहीं कर पाती है। स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व, कार्यकुशलता में कमी। स्वार्थी नीतियां,
स्वार्थी नीतियां हावी, स्वार्थी नीतियां हावी होती हैं। कैसे दलों को चलाना है, कैसे जोड़ तोड़ करना है, कैसे। हमने देखा मनमोहन सिंह जी की सरकार 5 साल में थोड़े से बहुमत कम रहा तो एक बड़ा आरोप लगा उनके ऊपर खरीद फरोख्त का। तो स्वार्थी नीतियां हावी रहती हैं, सदस्यों को चलाना, खरीदना, मनाना, चलाना, तो स्वार्थी नीतियां हावी रहती हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है बहुदलीय व्यवस्था में। और एक सब और कार्यकुशलता में कमी, कार्यकुशलता में इस नाते कमी होती है कि सरकार का बहुत सारा ध्यान दलों के को इकट्ठा करने में, उनको मनाने में, उनको लेके चलने में, बहुमत जुटाने में, इसी में सारा समय बीत जाता है। अरे मैं तो वाजपेयी जी के समय को देखा, बहुमत नहीं था, उतना महान व्यक्तित्व भी सरकार को चलाने में बहुत, तो बड़ी कार्यकुशलता की कमी होती है। यहाँ दूरगामी नीतियों की भी चर्चा हो चुकी है, तो कार्यकुशलता में बहुत कमी होती है। और कार्यपालिका हमेशा कमजोर तो होती ही है, इसकी चर्चा हो चुका है। ये बहुत सारी कमियां होती हैं। अच्छे शासन प्रशासन की स्थापना नहीं हो पाती है। हमेशा राजनीतिक भ्रष्टाचार, दलीय भ्रष्टाचार, जो आपको अच्छा लगे, दलीय भ्रष्टाचार होता है। दल को चलाने में, दल को मिलाने में, लोगों को लाने में, सारी अच्छी से अच्छी ऊर्जा अगर काम करना भी चाहते हैं तो नहीं चल पाती है, क्योंकि दल को, लोगों को ही खुश करने में, उन्हें मनाने में, उनको साथ लाने में सारी चीजें चली जाती हैं। शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव, विरोधी दल को भी पता नहीं होता है कि कब तक हम विरोध में हैं। आज विरोध में हैं, कल सत्ता पक्ष के समर्थन में चले गए, तो कोई भी दल मजबूत होकर के सरकार की आलोचना नहीं कर पाता है। पता चलता कि आज सरकार के विरोध में है, कल सरकार के समर्थन में आ गए, जो कि कमजोर सरकारें हैं, सरकार चेंज हो गई हैं। और जो दल सत्ता में नहीं होते हैं वो भी दिन रात षड्यंत्र में लगे रहते हैं, पानी पी के किस तरह हर उपाय, हर तिकड़म खोजते हैं जिससे हम सत्ता में आ जाएं। तो जो विरोधी है वो सत्ता के लिए परेशान है, जो